हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अभी अपन जो पढ़ रहे थे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारा पोर्शन बच्चों देख लिया, पढ़ लिया। थोड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं वो देख लिया हम लोगों ने, किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद आए थे बच्चों अपन गैल्वेनिक सेल के ऊपर। गैल्वेनिक सेल के अंदर हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है बच्चों। वहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि जिंक और कॉपर के अंदर उन लोगों ने रिएक्शन देखी, जिसमें क्या हो रहा था कि जिंक ऑक्सीडेशन दिखा रहा था और कॉपर क्या था बच्चों, रिडक्शन दिखा रहा था। जिंक ऑक्सीडेशन दिखा रहा था एनोड के ऊपर, कॉपर रिडक्शन दिखा रहा था कैथोड के ऊपर। लेकिन हमने देखा था बच्चों यहाँ पर क्या हुए थे, हमारे कैथोड और एनोड जो थे वो अपोजिटली चार्ज हुए थे। यस और नो, अपोजिटली चार्ज हो गए थे आपके कैथोड और एनोड। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा बच्चों की रिएक्शन तो सेम ही हो रहा था, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन हुआ था बच्चों। और यहाँ पे हमने कहा था कि इनके साइज अपोजिट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जिंक जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं जिंक की रॉड से, इसीलिए वो क्या हो जाती है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। और कॉपर की रॉड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं और कॉपर उसके ऊपर प्लस चार्ज की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए अपन क्या कहते हैं, कॉपर क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। फिर हमने कहा था कि ये जो फ्लो होता है बच्चों, सर्किट होता है, वो कुछ टाइम तक तो वर्क करता है और कुछ टाइम बाद वो वर्क करना बंद कर देता है। क्या रीजन रहा था इसका, क्या रीजन बताया था मैंने कि आपका सेल वर्क नहीं कर रहा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है बच्चों। पॉइंट समझना, हम लोगों ने क्या कहा था, यहाँ पे देखो मैं आपको फिर से बना के बताती हूँ बच्चों, ये चीज़ पे गौर करना आप लोग। हमने क्या कहा था, यही तो सेल था आपका, इसमें आपका जिंक सल्फेट, इसमें बच्चों आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये थी आपकी जिंक की रॉड, ये थी बच्चों आपकी कॉपर की रॉड, और इसको अपन लोगों ने बीच में बल्ब से या वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया था। इतनी बात समझ गए बच्चों। और हम लोगों ने देखा था यहाँ पे जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ पे जिंक प्लस आयन तो सॉल्यूशन में चले जाते हैं और आपके क्या होता है, इस वाले पर रॉड पर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन मूव करते करते कॉपर के पास जाते हैं। और जब कॉपर वाली छड़ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहाँ पर सॉल्यूशन में से Cu प्लस और सल्फेट माइनस आयन है, तो कॉपर आयन इसके ऊपर क्या हो जाते हैं बच्चों, इकट्ठे हो जाते हैं। इतनी बात याद है। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर आपकी जो ये थे इलेक्ट्रोड था बच्चों, अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, इसका मतलब अपन क्या कहते हैं इसको, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो चुका है। अपन ने कॉपर की बात करी थी बच्चों, कॉपर पॉजिटिवली चार्ज हो चुका था क्योंकि इसके ऊपर कॉपर प्लस के आयन इकट्ठे हो गए थे। इतनी बात समझ गए थे बच्चों, ये नेगेटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिवली चार्ज था। और हमने देखा था जो इनके सॉल्यूशन थे वो अपोजिटली चार्ज हो चुके थे। इसका मतलब क्या था कि अगर आप कहोगे कि जिंक क्या है, प्लस चार्ज में है, इस वाले अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं बच्चों, तो सॉल्यूशन में पहले से ही जिंक सल्फेट की फॉर्म में, जिंक प्लस आयन में और सल्फेट माइनस आयन में प्रेजेंट है। अब अगर इस रोड से जिंक के आयन अगर सॉल्यूशन में चले जाते हैं, इसका मतलब जिंक की जो है अपन कहेंगे बच्चों कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अपन ने देखा था जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रोड से भी पानी के अंदर या सॉल्यूशन में जा रहा है। इतनी बात समझ गए थे बच्चों। तो इसका मतलब हमने क्या कहा था, इसका सॉल्यूशन तो क्या हो गया था बच्चों, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज, हाँ कि नहीं। यहाँ पे क्या बात करी थी अपन ने बच्चों की, अगर कॉपर सॉल्यूशन में से निकलकर इलेक्ट्रोड पर चला जाएगा तो सॉल्यूशन में सिर्फ आपका सल्फेट आयन बच रहा था। इस चक्कर में आपका जो सॉल्यूशन था यहाँ पे बच्चों, वो क्या हो गया था, आपका सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो गया था और आपका इलेक्ट्रोड जो था पॉजिटिवली चार्ज था, हाँ कि नहीं। फिर हमने कहा था बच्चों कि आपका सेल वर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन चालू हो जाता है। अट्रैक्शन कैसे होता है वो बात पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, आपकी इलेक्ट्रोड क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है पानी में। डिसॉल्व होने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल के जब क्या होते हैं, यहाँ ऊपर चले जाते हैं और ये जो आयन से ये पानी में जाते हैं। अब पानी में अगर आयन बहुत सारे हो जाएंगे जिंक पॉजिटिव, तो हमें पता है पॉजिटिव आयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी दर्शाएगा। ये क्या करेगा, फिर यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। जब आपका पॉजिटिव सॉल्यूशन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेने लगता है तो बच्चों इन्हीं के बीच में बॉन्डिंग चलती रहती है। बात समझे। तो एक तरह से क्या होगा, एक सर्कल चलेगा यहाँ पे ऐसा। मेटल ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन दिए, M प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब जितने N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं बच्चों, वो दिए। और देने के बाद जब ये खुद पॉजिटिव हो गया तो वापस से क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेकर नॉर्मल हो गया। होगा ना ऐसा। इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, जब बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव आयन आपके पास आ जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, हाँ कि नहीं। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका सेल काम करना बंद कर देता है। बात समझ गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव आयन आ गए आपके इलेक्ट्रोड पर, पॉजिटिव आयन आपके सॉल्यूशन में है, तो दो पोटेंशियल क्रिएट हो गए।
हाँ कि नहीं? एक क्या हो गया आपका पॉजिटिव, एक हो गया बच्चों नेगेटिव, और इनकी वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से बताते हैं। बात समझ गए बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कैसे हुआ वो समझ में आ गया। यहाँ पर भी यही चीज़ सेम होगी, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है, सॉल्यूशन आपका सल्फेट की वजह से नेगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों की वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ आएंगे नहीं, और कॉपर के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट? क्योंकि सल्फेट माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रोड से निकल के वापस सॉल्यूशन में चला जाएगा, और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस होने लग जाएगा। बात समझ गए इतनी? ये सब क्यों हो रहा था बच्चों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा था। तो हमने क्या देखा था बच्चों, इसको प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज ऐड किया था। सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या काम में लिया था बच्चों, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, जैसे KNO3, वो सिर्फ क्या करता था, वो सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाने का काम करता था, जिससे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी चलती रहे, सेल हमारा बंद नहीं हो। इतनी बात क्लियर है बच्चों आप लोगों को? अब आते हैं अपन सॉल्ट ब्रिज को पहचान गए थे क्या होता है बच्चों। अब सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग क्या होती है सॉल्ट ब्रिज की, ये देखना, नोट करते जाओ बच्चों। सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग क्या होगी, इसको लिख लो आप। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो आपने बच्चों यहाँ पे यू शेप की एक ट्यूब लगाई थी, जिसको हमने कहा था इन्वर्टेड यू ट्यूब है, जिसके अंदर आपका KCl भरा हुआ था बच्चों। KCl ले सकते हैं, KNO3 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसने क्या किया था, जिंक के लिए यहाँ Cl- आयन आ गया था, और यहाँ पे सल्फेट के लिए K+ आयन आ गए थे, और इस तरह से आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया था। ठीक है, तो वर्किंग क्या हो जाती है इसकी सॉल्ट ब्रिज की। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों आप, इट कंप्लीट द सर्किट and maintain the flow of electron. It complete the circuit and maintain the flow of electron. It complete the circuit and maintain the flow of electron. बच्चों आप लोगों ने देखा था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक रहा था क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा था। सॉल्ट ब्रिज के ऐड करते ही क्या हो जाएगा, आपका वही सर्किट वापस से बन गया, और सर्किट बनने के बाद क्योंकि आपके सॉल्यूशन क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। सॉल्यूशन न्यूट्रल होने से उन्होंने इंटरफेयर करना बंद कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कम हो गया बच्चों। तो क्या हुआ, हमारा सर्किट वापस से बन गया, हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, और सर्किट कंप्लीट होने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट नोट करें बच्चों, it maintain the electrical neutrality of solution. It maintain the electrical neutrality of solution. It maintain the electrical neutrality of solution. ये क्या करता है बच्चों, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने का काम करता है। यस और नो? आपका अगर बच्चों पहले वाला देखोगे तो सॉल्यूशन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था। हमने सॉल्ट ब्रिज से आयंस इसमें ऐड करवाया ताकि क्या हो, इसकी न्यूट्रलिटी बन जाए, मतलब सॉल्यूशन आपका एक तरह से न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तभी आपका सेल प्रॉपर वर्क कर पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों इसके अंदर, it also reduce the junction potential barrier. It also reduce the junction potential barrier. जो डिफरेंट जंक्शन क्रिएट हो रहे थे पोटेंशियल के, पोटेंशियल बैरियर आ रहा था जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक रहा था, उसको ये क्या करता है, रिमूव करता है, हटाता है ना। इट ऑल्सो रिड्यूस द जंक्शन पोटेंशियल बैरियर, या इट ऑल्सो रिमूव भी कर सकते हो, कम करता है, उसको हटाता है। किसको हटाता है बच्चों, पोटेंशियल बैरियर को हटाता है। एक जंक्शन ही क्रिएट हो गया एक तरह का, पॉजिटिव नेगेटिव के जंक्शन क्रिएट हो गए, उन जंक्शन की वजह से आपका पोटेंशियल क्रिएट हुआ बच्चों। तो जो पोटेंशियल बैरियर बन गया था उसको तोड़ने का काम, उसको कम करने का काम या उसको हटाने का काम क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज करता है। बात समझ गए बच्चों? ये तो हो गई आपकी वर्किंग किसकी, सॉल्ट ब्रिज की। अब अपन चलते बच्चों इसमें आगे। अब अपन ने क्या बात करी थी बच्चों, पॉइंट पे ध्यान देना। हमने क्या कहा था, जो ये आपका यू ट्यूब है, इनर्ट यू ट्यूब है, इन्वर्टेड उल्टी लगी हुई है बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, इसके अंदर आप क्या भरोगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरोगे। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है वो आप पढ़ोगे आप आगे चल के। लिखिए बच्चों, पॉइंट नोट करो, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ नया पॉइंट डाल देंगे अपन,
प्रॉपर्टी ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए बच्चों? ठीक है, मस्ट बी इनर्ट, इसे मैं आगे करोगे कंटिन्यू, शुड नॉट बी रिएक्ट with solution of half cell, must be inert, should not be react with solution of half cell। बच्चों ये जो बने इनके अंदर क्या हो रहा है असल में? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हाँ कि नहीं? तो अपन क्या कहते हैं इनको? हाफ सेल कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो अपन इनको क्या कहेंगे बच्चों? हाफ सेल कहेंगे, हाफ सेल रिएक्शन कहेंगे। तो ये जो हाफ सेल है दोनों, क्योंकि कंप्लीट मिलकर एक सेल बन रहा है, तो अपन इनको क्या कहेंगे? हाफ सेल, हाफ सेल। तो ये हाफ सेल के सॉल्यूशन के साथ आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है बच्चों वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो इन्वर्टेड ट्यूब में भरा हुआ है, उस इन्वर्टेड ट्यूब के इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो आपने लिखा ना प्रॉपर्टी ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो फिल्ड इन इन्वर्टेड ट्यूब या फिल्ड इन यू ट्यूब, जो किसके अंदर पाया जाएगा? यू ट्यूब के अंदर भरा हुआ होगा, उसकी बात कर रहे हैं बच्चों अपन, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? जो कि आपके यू ट्यूब में भरा हुआ होगा। तो पहला पॉइंट अपन ने क्या कहा बच्चों? ये इनर्ट होना चाहिए, ये आपके सॉल्यूशन के साथ रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। अब ये क्या बात आ गई बच्चों, इसको ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा? सबसे पहली बात अपन को पता है बच्चों कि कोई भी सॉल्यूशन जब अपन लेते हैं सेल के अंदर, तो हम इलेक्ट्रोड का ही सॉल्यूशन लेते हैं, क्योंकि उसी में उसका डिसॉल्व होती है वो, हाँ कि नहीं? सेम सॉल्यूशन में सेम इलेक्ट्रोड ही डिसॉल्व होगा, जिंक में जिंक होगा, कॉपर में कॉपर का होगा। बात समझे बच्चों? ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, ये प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। जैसे आपने देखा पुराने साइंटिस्ट ने क्या किया था, कॉपर सल्फेट में जिंक को डाल दिया था, अब वहाँ रिएक्शन हो भी रहा था तो भी हमको दिखाई थोड़ा ना दे रहा था, सॉल्यूशन गर्म होकर छोड़ दिया, कॉपर कहाँ मिला वो भी पता नहीं चला, नीचे उसमें पीपीटी के फॉर्म में चला गया वहाँ पे। ठीक है, तो उसको निकालना करना एक तरह से क्या हो जाता है बच्चों, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हम इसको सिस्टमेटिक समझने के लिए सेल बनाते हैं। सेल जैसे हमने गैल्वेनिक सेल प्रिपेयर किया बच्चों, और इसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाया, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अपन क्या कहते हैं बच्चों कि सेम सॉल्यूशन में ही सेम इलेक्ट्रोड आपका डिसॉल्व होगा, उसी से आपका पोटेंशियल जनरेट होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब आता है? जब आप इस तरह का सॉल्यूशन लेते हो, हाँ कि नहीं? बात समझ गए बच्चों? अब अपन ने यहाँ पे क्या पॉइंट बोला है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों वो क्या होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए, ये सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। इसका बच्चों क्या मतलब है, यहाँ पे ध्यान देना। मैंने आपको क्या कहा था बच्चों, इसको मैं नीचे बना रही हूँ, इसी को बता रही हूँ मैं। यहाँ पे अपन ने क्या कहा कि भाई जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है, रोड पे ही छोड़ देता है ताकि वो आगे चले जाए, और खुद प्लस आयन की फॉर्म में नीचे सॉल्यूशन में आ जाता है। तो एक तरह से जिंक क्या होगा बच्चों, जिंक इस तरह से आ गए, है ना। मैं प्लस चार्ज बना के बता देती हूँ, आप समझ जाना, इतने सारे जिंक इसमें आ गए। ठीक है, अब अपन क्या कह रहे हैं बच्चों, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए हमने क्या किया, KCl ऐड किया, जो धीरे धीरे करके सॉल्यूशन में आ रहा है और इसको न्यूट्रल बना रहा है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव जिंक आयन इतने तो क्लोरीन इतने होने चाहिए ताकि इसको न्यूट्रल कर सके। पर बच्चों न्यूट्रल करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके जो आयन्स है वो क्या हो, न्यूट्रल होकर पीपीटी की फॉर्म में चले जाएं। बात समझे कि सॉल्यूशन से ही रिमूव हो जाएं। अगर आप क्या लोगे बच्चों, एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट काम में लेते हो। एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा बच्चों, सॉल्यूशन के पॉजिटिव आयन के साथ अपन कहेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर पीपीटी की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं बच्चों, आपने देखा है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को अपन क्या करते हैं बच्चों, अगर अपन क्लोरीन के टेस्ट के लिए डालते हैं तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, AgCl का पीपीटी, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी अपन को मिल जाता है बच्चों, जिससे क्या होता है, सिल्वर पीपीटी की फॉर्म में बाहर चला जाता है। अब मान लो कि यहाँ पर आयंस अपने पास सिल्वर के होते, तो सिल्वर में जैसे ही आप क्लोरीन ऐड करते बच्चों तो वो AgCl का पीपीटी बनाता और सॉल्यूशन से हट जाता। अब सॉल्यूशन में आपके क्या रह जाता, जब आपके सेम आयंस होते ही नहीं, हाँ कि नहीं। अगर जिंक की प्रॉपर्टी भी हम इसी की तरह मान ले, अगर जिंक ऐसा ही होता और क्लोरीन जिंक के साथ ज़्यादा एक्टिव होता तो क्या होता बच्चों, पीपीटी बन जाता। पीपीटी बन के जिंक जो था वो सॉल्यूशन से हट जाता, नीचे बैठ जाता। अब नीचे बैठने से क्या होता बच्चों, जब यहाँ पे पॉजिटिव आयन ही हट चुके थे तो आपको क्या होता, यहाँ पे और जिंक जो है वो अपने सेम आयन के अकॉर्डिंग ही तो ऑक्सीडेशन दे रहा है।
जब जिंक सल्फेट में जिंक का ही सॉल्यूशन नहीं बचा तो वो रॉड क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी ही नहीं। जब रॉड ऑक्सीडाइज नहीं होगी बच्चों तो इलेक्ट्रॉन बनेंगे ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे तो फिर आगे सेल बंद पड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो हम क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइट जो आप ले रहे हो यू ट्यूब के अंदर, वो कैसा होना चाहिए बच्चों, इनर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो सॉल्यूशन में गया, सॉल्यूशन में जाके क्या करे, इनके साथ ही रिएक्ट कर जाए और पीपीटी बना ले। वो इस तरह से हाईली सॉल्युबल होना चाहिए कि सॉल्यूशन में आयन की फॉर्म में ही रहे, ताकि जो सॉल्यूशन में आयन है उनको न्यूट्रल तो बना के रखे और उसके सॉल्यूशन के साथ उन आयन से रिएक्शन नहीं करे, एक बैलेंस बना ले। मेरी बात समझे बच्चों? रिएक्शन नहीं कर रहा लेकिन बैलेंस बना रहा है, हाँ कि नहीं? बैलेंस बनाने का मतलब जितने पॉजिटिव आयन है, मान लीजिए 5 पॉजिटिव आयन है तो 5 क्लोरीन चले गए वहाँ पे, उन्होंने उसको क्या किया, बैलेंस कर लिया, तो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, लेकिन सॉल्यूशन में वो आयन्स प्रेजेंट हैं। वो न्यूट्रल बनाने का काम कर रहा है लेकिन सॉल्यूशन में आयन को भी बनाए रख रहा है, उसके साथ बॉन्ड बना के अलग से बाहर नहीं जा रहा। ये बात अपन कहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों इस तरह से न्यूट्रल होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जो सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन को नहीं बताए। पॉइंट समझ गए बच्चों? अगर ये क्या होगा, वीक होगा, तो वीक क्या करेगा, सिंपल आयन की फॉर्म में पड़ा रहेगा लेकिन रिएक्शन आपस में नहीं करेगा। पॉइंट समझ में आ गया बच्चों सभी को? फर्स्ट पॉइंट आपका ये वाला हो गया बच्चों। सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं मोबाइलिटी की। मोबाइलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सेम। मोबाइलिटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन भी लिख सकते हो बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस शुड बी सेम। अभी पॉजिटिव नेगेटिव आयन किसके, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होंगे इलेक्ट्रोलाइट के बच्चों। मोबाइलिटी ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन ब्रैकेट में लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सेम। अभी इलेक्ट्रोलाइट कौन सा वाला है आपका, यू ट्यूब वाला। आप लिखना चाहो तो बच्चों लिख सकते हो, यू ट्यूब वाले इलेक्ट्रोलाइट के आयन की बात चल रही है यहाँ पे। मोबाइलिटी की आप बात करोगे, मोबाइलिटी समझ में आता है, इनका मूवमेंट, ठीक है। अब अपन क्या बात करते हैं बच्चों, मान लो यहाँ पे Cl आ रहा है, यहाँ पे पोटेशियम आ रहा है, ठीक है, ध्यान देना। अगर क्लोरीन आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पोटेशियम आ रहा है। क्लोरीन अगर सॉल्यूशन में आता है, सॉल्यूशन में आता है, तो ये मान लीजिए ये तो आ रहा है धीरे धीरे, पोटेशियम यहाँ पहुँच गया, पहुँचने पे इसने सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर दिया। अब अब क्या कर रहा है, कॉपर एक्टिव हो गया, अब इलेक्ट्रॉन मांग रहा है ना। लेकिन यहाँ पर तो जितनी स्पीड से पोटेशियम गया उतनी स्पीड से क्लोरीन नहीं गया, वो धीरे धीरे गया। एक तो फटाफट पहुँच गया, अपना काम निपटा दिया। क्लोरीन जो था वो आलसी था, वो धीरे धीरे करके गया, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की डिमांड बढ़ गई और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहे। इलेक्ट्रॉन कब जाएंगे, जब ये न्यूट्रल होगा। बात समझे बच्चों मेरी? अगर ये धीरे धीरे प्रोसेस होगा तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की डिमांड होती रहेगी, वो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे तो सेल अपना काम ही नहीं करेगा। या अगर अपन बात कर दे बच्चों की यहाँ पे क्लोरीन पहले पहुँच गया तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को तो भेज देगा, लेकिन यहाँ लेने वाले है ही नहीं। कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर धीरे धीरे काम कर रहा है, तो सेल आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो हम क्या कहते हैं बच्चों की मोबाइलिटी का मतलब इनका मूवमेंट, आप कह सकते हो इनका मूविंग कैपेसिटी बोलोगे या मोबाइलिटी बोलोगे, आयंस की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जितनी स्पीड से कैटायन जाएगा उतनी स्पीड से आपका एनायन भी जाना चाहिए, तभी दोनों सेम स्पीड के साथ सॉल्यूशन में जाएंगे और सॉल्यूशन को इक्वली न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे। और दोनों तरफ जब इक्वली न्यूट्रल होगा तभी रिएक्शन जो है हमारी सेम स्पीड के साथ चालू हो जाएगी। बात समझ गए बच्चों? ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक इलेक्ट्रोलाइट की, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो आपके यू ट्यूब में भरा हुआ है। पॉइंट समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब अपन चलते हैं आगे, इसको रब कर दो। अब बच्चों एक क्वेश्चन और आता है, इस पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि मोबाइलिटी की स्पीड की बात कर रहे हैं अपन, तो स्पीड जो है वो कौन से आयंस की सबसे ज़्यादा होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए H+ और OH- आयन। नोट कर लो इसको कि सबसे ज़्यादा मोबाइलिटी या स्पीड जो देखी जाएगी, मोबाइलिटी या स्पीड की बात की जाए बच्चों, तो सबसे ज़्यादा देखने को किसके अंदर मिलती है, H+ और OH- आयन में। इन दोनों की स्पीड सभी आयन से सबसे ज़्यादा होती है, तो ये फटाफट चले जाते हैं। मोबाइलिटी जल्दी पहुंचना है, स्पीड फटाफट फास्ट। कौन जल्दी पहुंचेगा, किसकी स्पीड ज़्यादा है, H+ की OH- की, क्योंकि छोटे आयन है, मूविंग कैपेसिटी इनकी सबसे ज़्यादा होती है। अब आते हैं बच्चों, अपन बात कर लेते हैं, ये तो अपन ने देख लिया गैल्वेनिक सेल क्या होता है।
गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है बच्चों, और अपन ने ये चीज समझी कि सॉल्ट ब्रिज के साथ एक क्या हो रहा था, सॉल्ट ब्रिज हम काम में क्यों ले रहे थे बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा था। अब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, क्या होता है बच्चों, समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए हम बात करेंगे, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है बच्चों। एक तो होता है आपका सॉल्यूशन का प्रेशर, एक होता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। पढ़ा था आप लोगों ने, ये हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है ये पहले। सॉल्यूशन का प्रेशर अलग है, ऑस्मोटिक प्रेशर अलग है बच्चों। अभी क्या चीज़ है अपन देखते हैं, हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है बच्चों। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है अपना, तो किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, ये दो फैक्टर वर्क करेंगे, जिसमें पहला है आपका सॉल्यूशन प्रेशर, दूसरा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आपको बता दूँ कि क्या कंडीशन होती है। सॉल्यूशन प्रेशर की अगर अपन बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, व्हेन मेटल converts into its ion, वो प्रेशर जो कि क्या लगता है बच्चों, किसी मेटल पर लगेगा और जिससे मेटल अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रेशर को अपन सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। व्हेन मेटल कन्वर्ट्स इनटू इट्स आयंस बाय प्रेशर। ठीक है, बाय प्रेशर लिख देना इसको, तो उसको आप क्या कहोगे, सॉल्यूशन का प्रेशर। बात समझ में आई बच्चों। जैसे आप लोगों को सेल अभी याद है, सेल के अंदर अपन ने क्या देखा था, जिंक की इलेक्ट्रोड था और जिंक का सॉल्यूशन भरा हुआ था। तो हम क्या कह रहे थे बच्चों, ZnSO4 जिंक का ही क्या था, आपका सल्फेट का वो था, सॉल्यूशन था, और जिंक की रोड वहाँ पे थी, तो वो सॉल्यूशन क्या कर रहा था, उस पर प्रेशर लगा रहा था। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड पे प्रेशर लगा रहा था कि वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो, तभी तो डिसॉल्व हो पा रही थी। तो अपन कहते हैं जब SP या सॉल्यूशन प्रेशर वो प्रेशर होता है जो किसी मेटल पे लगता है और मेटल अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रेशर को अपन सॉल्यूशन प्रेशर से बताते हैं। बात समझ गए इतनी, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चों, वो देखना। व्हेन मेटल आयन कन्वर्ट्स इनटू मेटल, जब मेटल का आयन मेटल में बदल जाए तो वो प्रेशर जो लगेगा उसको आप क्या कहोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहोगे। बात समझ गए बच्चों। जब आयन अपनी एलिमेंट फॉर्म में आ जाए, जब मेटल का आयन अपने मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको अपन क्या बताते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से बताते हैं। जैसे कि कॉपर पे +2 चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। आप लोगों ने देखा सॉल्यूशन से ही तो कॉपर जा रहा था, बात समझे। तो वहाँ जो उस पर वर्क कर रहा था वो क्या था बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर था। यहाँ सॉल्यूशन प्रेशर लगा रहा था मेटल को, जिंक को, कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और ऑक्सीडाइज हो। यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों, वो क्या लग रहा है, सॉल्यूशन बोल रहा है कि भाई अपने आयन से मेटल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई हो रहा था कॉपर पे, जो उसको मेटल में कन्वर्ट कर रहा था। बात समझ गए बच्चों, पॉइंट समझ में आ गया इतना। तो सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, समझ में आ गया। अब बच्चों अपन क्या बात कर लेते हैं, दो कंडीशन क्रिएट होंगी। अब आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए बच्चों दो कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जिसमें क्या होगा, एक बार ये ज़्यादा हो तो क्या हो, एक बार ये ज़्यादा हो तो क्या होगा। दो कंडीशन क्रिएट हो सकती हैं, एक बार SP आपका ज़्यादा हो तो क्या हो, एक बार OP आपका ज़्यादा हो तो क्या होगा। पॉइंट क्लियर है बच्चों, क्योंकि सॉल्यूशन में ये दोनों प्रेशर हमको देखने को मिलेंगे, सॉल्यूशन का प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर याद है ना, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको अपन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से बताते हैं। ध्यान आ गया बच्चों, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या था, जब सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे अपन ने कहा था शुद्ध पानी सॉल्टी वाटर में चला जाए तो क्या हो गया, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन शुद्ध पानी में ज़्यादा थी और आपके नमक वाले पानी में कम थी, तो वो क्या हुआ, उसका फ्लो हो गया वहाँ से दूसरे वाले कम कंसंट्रेशन की तरफ। यही बताया था अपन ने, और उससे हमारा नुकसान हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, उसे प्रेशर अप्लाई करके उसको रोक रहे थे।
और वही चीज़ अपनी क्या कहलाई थी बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाई थी। जो प्रेशर लगाया वो तो ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो आपको वाटर मिला वो आरओ का वाटर मिल गया, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया आपका। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब आगे चलते हैं, इसको रब कर दें। अब बच्चों दो कंडीशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे हमारे लिए, जब SP ज़्यादा हो ग्रेटर देन OP, और व्हेन OP इज ग्रेटर देन SP। सॉरी, एक ही चीज़ लगा दी ये इस तरह से, ठीक है। एक टाइम पे तो SP का वैल्यू ज़्यादा होगा बच्चों, और एक टाइम OP का वैल्यू ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, जब SP का वैल्यू ज़्यादा होगा तब क्या होगा बच्चों, मेटल कन्वर्ट होता रहेगा किसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, सभी मेटल के लिए निकालते हैं अपन, तो अपन क्या लिखेंगे N+। कितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उसकी, N इलेक्ट्रॉन निकले और N ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई बच्चों। ये चीज़ समझ में आई। अभी मैंने एरो का साइन दोबारा क्यों लगाया, क्योंकि पोटेंशियल जनरेट हो गया बच्चों। पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसमें क्या होता है, जिंक का अपन ने क्या कहा था, पहले ही कहा था, देखा था जब, कि जिंक प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या करेगा, कुछ टाइम बाद सेल बंद हो गया। सेल बंद क्यों हुआ, क्योंकि पोटेंशियल जनरेट हो गया, और पोटेंशियल ने क्या करा बच्चों, वहाँ पे जिंक प्लस आयन में था तो उसने अपने ही रोड से इलेक्ट्रॉन लेना चालू कर दिया। तो वो प्रोसेस एक साइकिल के रूप में चलता रहेगा, जिसको अपन यहाँ पर देखते हैं, जिसको अपन बताते हैं कि ये क्या होता है, दे दो, जिसको अपन बताते हैं कि क्या होती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, दोनों का डायरेक्शन में चलती रहेंगी। मेटल आयन में भी बदलेगा और वही आयन वापस से मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लो, समझ गए बात, ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों सभी को, ठीक है। तो अपन ने कह दिया फर्स्ट कंडीशन में मेटल अपने आयन्स में और आयन वापस मेटल में कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों यहाँ पर, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो जो पोटेंशियल बनेगा बच्चों उसको नाम क्या दे दोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहोगे। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड का ही तो पोटेंशियल है। ये बात समझ में आ गई बच्चों। क्या कहा मैंने, अगर आपका SP ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का प्रेशर ज़्यादा रहा, तो आपका मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और वापस से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट होगा बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल बन रहा है, तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ गए, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोड क्या थी बच्चों, नेगेटिवली चार्ज हो चुकी थी, तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए गए। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है ना, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता सकते हैं अपन। तीसरा पॉइंट क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर इस केस में हो क्या रहा है, असल में आपका इलेक्ट्रोड का वेट जो है बच्चों, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस, जिंक की इलेक्ट्रोड आपकी कम होती जा रही है। अगर अपन कहते हैं बच्चों कि हम लोगों ने क्या किया, 1 kg की आपने इलेक्ट्रोड ले लिया था, 1 kg का इलेक्ट्रोड था, या 1 kg की आपकी जिंक की रॉड थी, वो कुछ टाइम बाद क्या हो गई बच्चों, कम होकर 500 ग्राम रह गई, 1 किलो से 500 ग्राम कन्वर्ट हो गई, कम हो गई मतलब घुल गई उसके अंदर। तो अपन कहेंगे अपनी जो रोड हमने काम में ली थी बच्चों पतली हो गई, ठीक है, क्योंकि उसका वेट लॉस हो गया, वेट इलेक्ट्रोड का कम हो चुका है। अब यही चीज़ बच्चों अगर अपन यहाँ पे बात करें, जब आपका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तब क्या कंडीशन क्रिएट होगी, तब आपका मेटल जो है +N होगा, एक N इलेक्ट्रॉन लेकर वो सिंपल मेटल में कन्वर्ट हो चुका होगा, और ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये वापस भी ये भी क्या होता जाएगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल बन चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो वो कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। सेकंड थिंग अपन बताते हैं बच्चों, इसको अपन क्या कह सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है जो कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका पोटेंशियल को अपन रिडक्शन पोटेंशियल से बताएंगे। इतनी बात समझ गए। तीसरा पॉइंट बच्चों क्या होगा, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस। अब आपकी जो इलेक्ट्रोड है
या मैं कहूँ आपकी जो रॉड है कॉपर की वो क्या हो जाएगी बच्चों, पहले से मोटी होती जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन में से कॉपर को ले रही है। कॉपर को लेते ही अगर अपन कह देते हैं कि भाई 1 किलो की थी इलेक्ट्रोड, तो उस पर कॉपर इकट्ठा होते 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 उसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा और थिक बना देंगे। 1 किलो की क्या हो गई, 1.5 किलो की बन गई वो। 500 ग्राम तो उसने कॉपर खींच लिया सॉल्यूशन के अंदर से। बात समझ गए बच्चों? ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आ गया कि अगर एसपी और ओपी ज़्यादा होते हैं तो हमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर हो गया बच्चों इतना? अब इससे अपन निकालेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। सेल का ईएमएफ कैसे निकाला जाता है, पता है आपको? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों सही से? अब अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान देना। हम लोगों को समझ में आ गया कि भाई आपका सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होगा तो मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन देगी। इलेक्ट्रॉन देने से उसका पोटेंशियल निकल के आएगा, ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल, और वेट आपके इलेक्ट्रोड का कम हो जाएगा। सेकंड वाले पॉइंट की बात करें, अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों ज़्यादा होगा तो मेटल क्या करेगी, आयन से अपने मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद इसका रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और अपने ही इलेक्ट्रोड का वेट क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। इतनी पॉइंट क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके हिसाब से अगर अपन को सेल का ईएमएफ निकालना हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल के लिए निकालते हैं बच्चों, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। जानते हो ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ ऑफ सेल भी कह सकते हो बच्चों, या फिर ई सेल से बताते हो, मतलब पोटेंशियल निकाल रहे हो आप सेल का। सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए बच्चों क्या कैसे निकालते हो, ई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आपका बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। आपका ईएमएफ सेल का निकालना हो बच्चों तो आप क्या करोगे, सेल के ईएमएफ के लिए जो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल के आया और जो रिडक्शन पोटेंशियल निकला बच्चों, अगर दोनों को जोड़ दें अपन तो अपन सेल का ईएमएफ या फिर सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये पॉइंट समझ में आ गया? नोट कर लो इसको, ये नोट कर लिया, इसको रब कर दो ये वाला। इसको अगर अपन शॉर्ट में लिखे बच्चों तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये कहाँ पे होगा और ये, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों हमेशा एनोड पे आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है। तो इसको अपन ने बता दिया, अगर अपन निकाल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं बच्चों, तो ईओपी और ईआरपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर अपन ईओपी का वैल्यू निकालते हैं बच्चों तो कैसे आएगा, क्या ये सही है? बात समझना, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होगा इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल के, लेकिन नेगेटिव वैल्यू में होगा। क्या ये बात सही है बच्चों? समझ में आई बात? देखो यहाँ पे ध्यान दो, आपने सीरीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी बच्चों अपन ने। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोगों ने क्या कहा था, एक तरह से वो रिडक्शन सीरीज ही थी बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन सीरीज थी जो हम लोगों ने देखी थी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज, जहाँ पे अपन ने देखा था कि 1 से 24 तक चलते हैं तो अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, हाँ कि नहीं, और 24 से 1 की तरफ चलते हैं तो हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। बात समझ गए? तो अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में अगर निकालूँ, मान लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो ऑक्सीडेशन वाले का नेगेटिव होगा, क्योंकि ये यहाँ से बढ़ रही है और वो वहाँ से उल्टी बढ़ रही है, तो हमेशा क्या रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट उल्टे फॉर्म में होंगे, हाँ कि नहीं। अब जैसे लिथियम के लिए बात करते हैं बच्चों, तो अपन को पता है कि लिथियम क्या करता है, +1। लिथियम के लिए अगर बात करो तो लिथियम आपको पता है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +1 निकलता है बच्चों। देखा था आपने +1 केस में, क्योंकि लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम जैसी होती है, सेम उसमें आते हैं, और इनके आउटर मोस्ट में क्या होता है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दो और आउटर मोस्ट शेल को ही हटा लो, हाँ कि नहीं। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ये, इसलिए +1 की प्रॉपर्टी बताते हैं। और अपन ने पढ़ा था कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि मार पीटने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता। हमने क्या कहा था, लिथियम की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन देने की, तो ये कहता है जब मेरी प्रॉपर्टी देने की है तो मैं इलेक्ट्रॉन लूँ क्यों। बात समझ गए? तो इसीलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम आता है, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे होता है। और आखिरी पे कौन होता है बच्चों, फर्स्ट पे लिथियम था आपका Li+ और आपका F-,
और F इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी दर्शाता है, इसको तो चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, कोई भी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसलिए अपन ने कहा था इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई आता है। ध्यान है बच्चों इतनी चीज़। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ कि लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। याद हो गया? उल्टा, तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +1 है तो रिडक्शन कितना निकलेगा बच्चों? -1। यस और नो? उल्टे हैं ना एक दूसरे के। अगर ऑक्सीडेशन का वैल्यू पॉजिटिव में है तो रिडक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा, या रिडक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा। वो उसके सेंस में हमेशा दूसरा वाला बच्चों अपोजिट रहेगा। तो हम यहाँ पे अगर अपन EOP निकालते हैं, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालोगे बच्चों, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल के नेगेटिव वैल्यू में आएगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका आता है बच्चों +2 तो इसका वैल्यू हमेशा -2 रहेगा। और ये क्या है आपका, अपन कह सकते हैं ये अपोजिट नेचर के होते हैं, अपोजिट वैल्यू आता है हमेशा। बात समझ गए? नोट कर लो इसको। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? अभी नहीं आया तो पूछो। समझ में आ गया? अब इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? एनोड पर, क्योंकि हम जानते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, वो बराबर किसके हो जाएगा बच्चों? माइनस के इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल के एनोड पर। एनोड पर क्यों बच्चों? ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। पहले समझो मैंने क्या बोला। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल के माइनस वैल्यू पे डिपेंड करता है। हम कहते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जब किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन पॉजिटिव वे में होगा, इसका मतलब उसका रिडक्शन वीक होगा। बात समझे? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड ऑक्सीडेशन वाले को प्रेफर करता है। तो अगर अपन कहते हैं कि भाई जिंक का एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उसका रिडक्शन एनोड पे क्या होगा? वीक होगा या बहुत कम वैल्यू होगा। माइनस वैल्यू का मतलब नेगेटिव वैल्यू 0 से भी कम। बात समझे? तो अपन क्या कहेंगे कि अगर इसका ज़्यादा क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो बहुत कम इसका क्या होगा? रिडक्शन। बात समझे मेरी? मैं जिंक को ही ले लेती हूँ या मैं लिथियम को वापस बता देती हूँ बच्चों। लिथियम हमने क्या कहा था? एनोड पे जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन करता है, और हमने कहा कि इसको मार पीट कर भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो अपन को बहुत मारपीट कर लो, नहीं सॉरी दे देता है ना। तो लेने के लिए बोलेंगे कि तू ले ले, रख ले, कितना मारो पीटो कूद लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता। ये इसकी प्रॉपर्टी है, नहीं देता, नहीं लेता, दे तो देता है लेकिन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता, है ना। तो लेने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूँ कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पे निकालो, तो रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा उल्टा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब अगर यहाँ पे इसका वैल्यू +1 है तो ये -1 होगा बच्चों। और आप भी जानते हो माइनस वैल्यू 0 से क्या होती है? कम। +1 वैल्यू 0 से होती है ज़्यादा। एक तो 0 वैल्यू मतलब खत्म हो गई, नेगेटिव उससे भी नीचे चली गई, तो अपन क्या बोलते हैं? मिनिमम वैल्यू। इसको बोलोगे अगर मैक्सिमम, तो नेगेटिव वैल्यू को हमेशा बताओगे मिनिमम। तो कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसकी उल्टी चीज़ उसमें कम होगी ना। बात समझे? ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे सबसे ज़्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पर ही बहुत कम होगा। ये बात समझनी है अपन को, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं बच्चों? अपन को क्या करना है? ये जो सेल का अपने पास निकला ना, ये रिलेशन है बच्चों, ये जिसके बेसिस पे अपन सभी कैलकुलेशन करते हैं। आपको जैसे निकालना हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है सेल का, तो आप इन दोनों को प्लस करके निकाल सकते हो। बात समझ गए? अब अपन ने यहाँ पे देख लिया भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन के अपोजिट होता है। तो हमने कैसे बताया भाई? इसका वैल्यू रखने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को एनोड बनाते हैं, तो एनोड पे ही रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू रहेगा। या मैं क्या बात करूँ बच्चों? अगर मैं कह दूँ इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल किसका बता रहे हैं अपन? कैथोड का। वो किसके बराबर होगा? माइनस इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के कैथोड पर। बात समझे? कैथोड रिडक्शन को प्रेफर करता है, तो अगर आप कैथोड पे ऑक्सीडेशन करवाना भी चाहोगे तो बहुत कम वैल्यू आएगा और नेगेटिव वैल्यू आएगा। इतनी बात समझ गए? बहुत कम मतलब 0 से भी कम, तो फिर उस वैल्यू का तो मतलब ही नहीं है कुछ भी। पॉइंट समझे मेरा? बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब अपन ने क्या किया बच्चों? इस पॉइंट से, इससे अपन क्या कर सकते हैं? वैल्यू रख सकते हैं क्या? इस वाले रिलेशन में वैल्यू पुट किया जा सकता है। तो आपको जब आपका क्या निकालना हो बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा, तो आप उसको इस तरह से निकालोगे। ये लिख चुके थे ना पहले, तो यहाँ देखो बच्चों कैसे निकालोगे? ई सेल का मान
पहले ये आरपी वाले लिख देती हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए इसको आगे लिखा है। ठीक है, अपन को क्या करना है, दोनों चीज़ों को प्लस करना है, लेकिन प्लस कब होगी, ये प्लस करके ई का रिडक्शन पोटेंशियल किस पर, एनोड पे, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, लेकिन वो प्लस माइनस माइनस होगा। तो प्लस माइनस होने के बाद भी वैल्यू क्या हो जाएंगी, दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस माइनस का रूम है तो सीधा माइनस ही लिख सकते हैं अपन। बात समझ गए? आपने कुछ भी नहीं किया बच्चों, आपको जब ये पॉइंट समझ में आ गया तो सीधा आपने वैल्यू पुट कर दिया। हमने कहा था कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है सेल के लिए, तो सेल का निकालने के लिए एनोड कैथोड दोनों को कैलकुलेट करेंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। और अपन ने देखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा होता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का उल्टा होता है। दोनों का वैल्यू एक दूसरे के रेफरेंस में हमेशा बच्चों उल्टा रहेगा। इतनी बात समझ गए? तो अगर आप एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव लेते हो तो एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव लेते हो तो फिर उसके लिए कैथोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। बात समझ गए बच्चों? इतना कॉन्सेप्ट आ गया दिमाग में। तो इसके हिसाब से हमने सिर्फ इतना किया बच्चों, इस रिडक्शन की वैल्यू हम लोगों ने सेल में पुट कर दी। तो हमने देखा कि भाई ईआरपी कैथोड पे तो निकालते ही अपन, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो आगे लिखा इसको, और एनोड की जगह पे हमने रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का लिख दिया, तो बात बराबर है। वो दोनों वैल्यू को जोड़ना है, यहाँ पर भी जोड़ रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू प्लस माइनस होकर माइनस वैल्यू दे देगी। तो जो आप कैलकुलेशन करोगे ना बच्चों, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो आपकी बुक में दिया हुआ रिलेशन ये मिलेगा आपको देखने को, कि जब भी आपको सेल का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना हो, सेल का पोटेंशियल निकालना हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे बच्चों। कैसे आया वो समझ में आ गया आप लोगों को? कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कम होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, क्योंकि कैथोड ही रिडक्शन को प्रेफर करता है, एनोड ऑक्सीडेशन को प्रेफर करता है, तो वैल्यू इसका कंपैरेटिवली कम ही होगा। बात समझ गए बच्चों? इतना पॉइंट क्लियर है? आगे चले अब, ठीक है? क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी अगर न्यूमेरिकल आ जाता है आपके पास। अब बच्चों न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है ये भी देख लो। मान लो कि आपको सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए बोला गया। अब सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हो सकता है कि भाई कैथोड एनोड का पोटेंशियल आपको दे दिया, कैथोड पे ऑक्सीडेशन इतना हुआ, एनोड पे इतना हुआ, इनका पोटेंशियल इतना निकल के आया। अब आप उसको कैलकुलेट करके सेल का पोटेंशियल निकालो तो प्लस कर दोगे। और मान लो ऐसा दे दे कि एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल इतना है और कैथोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, अब उसको कैलकुलेट करके आप सेल का पोटेंशियल निकालो, तो आप क्या करोगे? ये रिलेशन लगाकर उसको सॉल्व कर लोगे। बात समझ में आ गई? दोनों केस में जो भी वैल्यू होगा हम दोनों केस में रख सकते हैं बच्चों, और कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। डाउट है किसी को कुछ भी तो अभी पूछ लो। किसी को भी कोई डाउट है? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों अपन, है ना? रब कर दूं इसे, समझाऊं? अब बच्चों बात कर रहे हैं अपन ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको पहले कहा था बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं अपन सेल का, तो अपन उसको किसकी फॉर्म में देखते हैं? ईएमएफ की फॉर्म में। अगर हम कहें कि हमें सेल का ईएमएफ कैलकुलेशन करना है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो बच्चों बात बराबर है। आपने देख लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, ईओपी और ईआरपी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन सेल का निकालते हैं बच्चों, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, ये भी अपन रिलेशन करके आए थे। ठीक है, और आपको पता है बच्चों राइट साइड में हमेशा क्या रहेगा? आपका कैथोड रहेगा, लेफ्ट साइड में हमेशा आपका एनोड रहेगा। और यहाँ पे अपन को पता है कि इनके ऊपर क्या होंगी बच्चों? दोनों पे हाफ सेल रिएक्शन होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काम में आता है, ये तो अपन पहले से जानते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहता है? अपना एनोड, राइट हैंड साइड पे हमेशा हमारा कैथोड रहेगा। बात समझ गए बच्चों इतनी? अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और कैलकुलेशन किस प्रकार करनी है। पॉइंट समझ में आया बच्चों? हाँ कि नहीं? ठीक है, अब कैलकुलेशन करने का तरीका अपन यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों। दो तरीके से अपन निकालते हैं पोटेंशियल। एक पोटेंशियल क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है बच्चों, और एक आपका होता है नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि वो पोटेंशियल कैलकुलेशन करोगे जहाँ पर वो सभी कंडीशंस को फॉलो करता हो। बात समझे? स्टैंडर्ड किसको कहा जाता है? जो कंडीशंस फॉलो करे। जैसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, क्लास में क्या होता है? 50 बच्चों की क्लास है, 50 बच्चों की क्लास में एक ही स्टूडेंट ऐसा होता है जो सभी टीचर का कहना मानता है। रूल फॉलो करने वाला कौन होता है? जो सभी की बात माने, रूल को फॉलो करे, रेगुलर टाइम पे आए। ठीक है, अगर 50 बच्चों की क्लास है तो वो एक जना कौन होगा? वो मॉनिटर होगा।
क्लास में अगर अपन बात करते हैं, या तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है CR या मॉनिटर, जो भी बोलो बच्चों। तो CR जो होगा क्लास का आपका कैसा होगा, एक तो CR है तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी उस पर, तो सभी टीचर्स की बात मानेगा, हाँ कि नहीं, सब टीचर की बात मानेगा, सबकी बात सुनेगा, उसके बाद ही तो काम करेगा। अब आप बताओ कि 50 बच्चों की क्लास में सारे 50 बच्चे क्या टीचर्स की बात मानते हैं? नहीं मानते। एक कोई मानता होगा तो मानता होगा, कोई एक टीचर पसंद होगा उसकी बात मानते हैं, बाकियों की थोड़ा ना बात मानते हैं हम, मानते ही नहीं हम तो, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे थोड़ा ना अच्छे हो सकते हैं। स्टैंडर्ड बच्चे का मतलब क्या हुआ, बहुत स्टैंडर्ड का मतलब वो सारे रूल को फॉलो करता हो। तो हम क्या कहते हैं कि एक क्लास का CR एक ही होता है। अब वो तो क्या होगा, वो ना चाहते हुए भी उसको अच्छा बनना ही पड़ेगा, सभी टीचर की बात भी माननी पड़ेगी और काम भी सारा टाइम पे करके देना पड़ेगा, क्योंकि क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, तो उसको तो पंक्चुअल होना ही पड़ेगा। तो उसको अपन कहेंगे स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, बाकी सब जो है वो नॉर्मल है, नॉन स्टैंडर्ड है। बात समझ गए बच्चों? तो स्टैंडर्ड वो जो रूल को फॉलो करे, नॉन स्टैंडर्ड जो रूल को फॉलो नहीं करता। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल कब निकालोगे आप, जब आपका इलेक्ट्रोड सभी रूल को फॉलो करता हो। कौन कौन सा रूल बच्चों? जब टेम्परेचर फिक्स हो जाए उसका 298 केल्विन, जब प्रेशर की कंडीशन बच्चों 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, और जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कितनी हो जाए बच्चों, 1 मोलैरिटी, 1 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हो। 1 मोलर का मतलब 1 मोल 1 लीटर में कितने डिजोल्व है। अपन बताते हैं ना मोलैरिटी कैसे बताते हैं, इतने सॉल्यूट के मोल्स और इतने 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है, तो अपन उसको मोलैरिटी से बता देते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों अपन क्या कहेंगे कि 1 m कंसंट्रेशन का है, मतलब 1 मोल इसका 1 लीटर में डिजोल्व है, तो कंसंट्रेशन मोलैरिटी की फॉर्म में बताते हैं 1 m होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो आपका जो बच्चों आएगा इलेक्ट्रोड निकलेगा वो कैसा होगा, आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होगा, और उसका पोटेंशियल आप कैलकुलेट करोगे तो वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कैलकुलेट करोगे। बात समझ गए इतनी? अब बच्चों ये जो सारे नियम थे या सारे रूल थे, ये किसने दिए थे? ये IUPAC यूनिट ने दिए थे। IUPAC जानते हो ना, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। उन्होंने क्या किया था बच्चों, जैसे आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था, ठीक इसी तरह से उन्होंने ये रूल्स फॉलो कर दिए थे कि जो ये रूल को फॉलो करेगा उसका पोटेंशियल कैलकुलेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल माना जाएगा। बात समझ गए बच्चों? तो अपन इसको ESRP से बता सकते हैं। ERP का तो मतलब क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का, और ESRP का क्या हो गया, इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसको अपन ने ESRP से बता दिया। बात समझे बच्चों? और ये ऐसा इंसान जो सभी चीज़ों को माने, या ऐसा इलेक्ट्रोड जो सभी चीज़ों को माने, वो कौन हो गया यहाँ पे, वो हो गया शी याद आया? कौन था शी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बच्चों जब आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताई थी एक रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज बनवाई थी 1 से 24 एलिमेंट वाली, याद है? उस 24 एलिमेंट के अंदर अपन ने देखा था बीच में हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट था जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या मैं बात करूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0.00 होता है बच्चों। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, चाहे आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल RP निकाल लो, वो भी 0.00 वोल्ट ही होता है। अपन को पता है OP की टर्म में अपन कहते हैं माइनस होता है RP, हाँ कि नहीं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए अगर अपन देखें तो उसके लिए माइनस होता है रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पर 0.00 और -00 बात तो एक ही है, 0 वैल्यू 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो शी का निकलता है। शी यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हो जाता है 0। अब बच्चों ये स्टैंडर्ड है तो इसके बेसिस पे हम बाकी सबका कैलकुलेशन करते हैं। बात समझे? अब नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होगा, जहाँ पे आपका टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर नहीं हो, जहाँ पे कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलर नहीं होगी बच्चों, तो उस केस में जहाँ पर ये कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाता, वहाँ पर अपन क्या करते हैं बच्चों, अपनी नर्व्स इक्वेशन को फॉलो करवाते हैं। बात समझ में आई? एक इक्वेशन है बच्चों आपके सिलेबस में जिसको अपन नर्व्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो वो सारा अपन नर्व्स इक्वेशन के अंदर पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? जो इस रूल को फॉलो करेगा उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, स्टैंडर्ड निकालेंगे पोटेंशियल, जो फॉलो नहीं करेगा उसके लिए नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेशन होगा, और वो नर्व्स इक्वेशन के थ्रू होगा। स्टैंडर्ड वालों के लिए अपन शी से कैलकुलेशन करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। अब बच्चों जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि आप क्या करते हो, मार्केट में सब्जी लेने जाते हो। अभी तो क्या हो गया बच्चों, सब जगह पे अपन सब्जी लेने जाते हैं या फ्रूट्स लेने जाते हैं या घर का कोई भी सामान लेने जाते हैं। अगर अपन को क्वांटिटी लेनी होती है 1 kg 2 kg, तो क्या होता है, आजकल डिजिटल मीटर होते हैं, आपने वैल्यू रखा और निकाल लिया। जैसे आपने देखा है मॉल्स में होता है, डी मार्ट में देखा होगा सभी ने,
डीमार्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ भी लूज चीज़ लेना हो तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, डिजिटल मीटर लगा हुआ होता है। मतलब 1 kg कैलकुलेशन कर देगा, 2 kg का, 3 kg का, वो आपको देख के पता चल जाएगा। आपको और भी कम लेना हो तो आप वैसे कर लोगे। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में वो लोग क्या करते थे बच्चों, वहाँ पे वो लोगों ने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था कि भाई यहाँ पे क्या किया जाए कि किसी एक को स्टैंडर्ड मान लो और उसके कंपैरिजन में बाकी सबका वैल्यू निकाल लो। तो वो क्या करते थे, वो पत्थर ले लेते थे। आप लोगों ने देखा होगा कई बार आजकल सब्जी वालों के पास भी रहता है, वो 1 किलो का बाट बना दिया या पत्थर बना दिया। तो पहले के लोग क्या करते थे, अब वो पत्थर मान लेते थे कि मान लिया, उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं इतना भारी है तो 1 किलो होगा, उस 1 किलो के कंपैरिजन में बाकी चीज़ें भी तोल के दे दो। ये पत्थर 1 किलो का है तो मतलब इसके हिसाब से क्या होगा, बाकी चीज़ें भी 1 किलो ही होंगी, तो वो तोल के या वो नाप के दूसरे को दे दो। इतनी बात समझ में आई। पर मुझे बताइए क्या वो नाप एक्यूरेट था? क्या नहीं था, क्योंकि अपन बताते हैं वो वैल्यू क्या होती है बच्चों, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होते हैं, मतलब करेक्ट वैल्यू के पास। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लोग क्या करते हो बच्चों, आप लोगों ने सभी ने टाइट्रेशन की है ना, 11th क्लास में टाइट्रेशन की थी। अब आपको पता है कि मैम ने बता दिया कि भाई टाइट्रेशन का वैल्यू आएगा 20, राइट। लेकिन सभी का वैल्यू क्या होगा, सभी बच्चों का 20 नहीं आता, सभी बच्चों का आसपास आता है घूम फिर के। किसी का 90 आ गया, किसी का 18 आ गया, किसी का 17 आ गया, 17.5 आ गया, किसी का 21.5 आया, 22 तक आ गया, मतलब 20 के आसपास घूम रहे सब, है ना। किसी का हो सकता है 20 भी आ जाए। और सबका बच्चों देखोगे तो क्या कहा था आपको कि भाई आप टाइट्रेशन करके लेके आओ, पिंक कलर आना चाहिए। पिंक कलर वाले ये किया होगा सभी ने, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर वाला किया है सभी ने बच्चों, तो उसमें पिंक कलर आ जाता है। अब क्या होता है कि पिंक कलर का टाइट्रेशन आप लोग लेके आए तो जो भी बच्चे रिजल्ट लेके आए सबका रिजल्ट आया अपन ने देखा सबका रिजल्ट आ गया, सभी के पिंक कलर शो हो रहा है। किसी का 17.5 पे, किसी का 20 पे, किसी का 21 पे, मतलब रिजल्ट तो सबका आया है लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट 20 था, तो सब बच्चों के रिजल्ट उसके आसपास आए। मेरी बात समझे बच्चों, ऐसा तो नहीं था ना कि भाई 20 रिजल्ट दे दिया आपको कि भाई 20 पे आ जाएगी टाइट्रेशन और आप लोग लेके आए 5 या 10 पे, इतना दूर तो नहीं जाता, सब लोग नियरली इक्वल थे बच्चों। इसका मतलब अपन ने क्या कहा कि भाई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सबकी आ गई थी जो नियर करेक्ट वैल्यू की थी, ठीक है। इसी तरीके से जब अपन कोई चीज़ को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड का मतलब उसका वैल्यू फिक्स नहीं है, उसका वैल्यू अपन ने अप्रॉक्स करेक्ट वैल्यू के पास ले लिया है, उसका वैल्यू अप्रॉक्स आ रहा है। जैसे मान लो जो मैं कह रही थी आपको कि पुराने टाइम में लोग क्या करते थे बच्चों कि वो पत्थर काम में ले लेते थे, पत्थर भी लेते थे बहुत लोग कि 1 किलो के बराबर लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई इसका वैल्यू 1 किलो होगा, तो उसके कंपैरिजन में बाकी चीज़ें तोल के दे दो। बात समझ में आई बच्चों। तो इसका मतलब वो पूरा 1 किलो तो था नहीं, अपन मान सकते हैं उसका वैल्यू अप्रॉक्स होगा 980 ग्राम, 980 ग्राम हो सकता है, या 950 ग्राम होगा, बात समझे मेरी, या हो सकता है 900 हो जाए, पर पास पास तो है, नियरली इक्वल तो है। तो इसी तरीके से बच्चों जब अपन SHE लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो क्या करेगा बच्चों, इसके रेफरेंस में हम बाकी सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो असल में क्या होता है, शी जो अपन ने कैलकुलेशन किया ना बच्चों, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होगा, रिडक्शन 0 होगा, तो ये हमने माना है। अगर हमने एक को 0 रख दिया तो दूसरा का उसके कंपैरिजन में निकाल लेंगे, बात समझे। अगर हाइड्रोजन के लिए वैल्यू 0 सेट कर दिया तो बाकियों का जो निकलेगा वैल्यू वो हाइड्रोजन के रेफरेंस में कम या ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई। हमने एक रेफरेंस सेट कर दिया, जैसे अपन ने क्या लिया था, पहले वो पत्थर लेते थे नापने के लिए, तो पत्थर को उन्होंने क्या बोला, एज अ रेफरेंस। वो करेक्ट वैल्यू नहीं था लेकिन नियरली तो इक्वल था। इसी तरह से हाइड्रोजन भी क्या है, प्रॉपर करेक्ट नहीं है लेकिन वो इक्वल तो है, करेक्शन की इक्वल तो है बच्चों, उसके आसपास तो है। इक्वल प्रॉपर इक्वल नहीं है, अपन कहते हैं अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। अप्रॉक्सीमेट मतलब उसके आसपास तो वैल्यू सही होगा, इसका पूरा वैल्यू करेक्शन हम यहाँ पे नहीं बताते हैं। तो जो बच्चों अपन स्टैंडर्ड या शी काम में लेंगे तो शी का वैल्यू अपन जो लेते हैं वो अपन ने मान लिया कि इसका वैल्यू 0 है, तो इसके कंपैरिजन में बाकी का वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। बात समझ में आई। और वो कैलकुलेशन से अपन पता लगा लेंगे कि भाई किस तरह से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हो। मेरी बात समझ में आ गई सभी को, इतना क्लियर है बच्चों। अब अपन चलते हैं आगे, कोई डाउट है तो पूछो, डाउट है कुछ, ठीक है आगे चलते हैं इसमें, समझो, ठीक है। अब बच्चों बात कर रहे थे अपन यहाँ पे SHE के बारे में, शी के बारे में पढ़ के आए अपन। शी क्या होता है, असल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है बच्चों। अब ये इलेक्ट्रोड जो होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अपन, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। तो सबसे पहले क्या बताते हैं अपन बच्चों, ये क्या है, एक तरह का गैसियस इलेक्ट्रोड है, ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि क्या होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस पाई जाएगी, ठीक है। तो अपन ने क्या कहा, ऐसा इलेक्ट्रोड शी क्या है, असल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो कि क्या करता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कैलकुलेट करता है, क्योंकि वो उसके सारे लॉज को फॉलो करता है। ये बच्चों अपन ने देख लिया यहाँ पे। फिर हमने कहा शी जो है बच्चों कैसा इलेक्ट्रोड है, एक तरह का गैसियस इलेक्ट्रोड है।
गैसेस इलेक्ट्रोड में क्या होगा, आपकी कौन सी गैस यूज होगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस। ऐसी गैस यूज हो रही है जिसका प्रेशर कितना लिया अपन ने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बच्चों अपन क्या कह रहे हैं, ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जो क्या करेगा, H+ आयन देगा। H+ आयन देने वाले सॉल्यूशन कौन से होते हैं, सारे सॉल्यूशन वो जो कि एसिडिक मीडियम के होंगे, और इनकी कंसंट्रेशन बच्चों अपन को कितनी लेनी है, 1 m लेनी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेगा। बात समझ गए व्यक्ति। अभी तक बच्चों अपन जितने भी सेल पढ़ते आए तो आप लोगों ने देखा कि वो डिसॉल्व होते हैं, उनके इलेक्ट्रोड किस में रहते हैं, अपने सेम सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, डूबे हुए रहते हैं, डिप रहते हैं। अभी अपन ने देखा था ना, जैसे जिंक सल्फेट का देखा, जिंक सल्फेट में जिंक था, कॉपर सल्फेट में कॉपर डूबा हुआ था, AgNO3 में सिल्वर का इलेक्ट्रोड देखा था अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। बात समझ गए बच्चों। गैल्वेनिक सेल में अपन ने जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का देखा था। ठीक इसी तरीके से जब अपन यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रोड जो है अपना किसका, हाइड्रोजन का है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप जो सॉल्यूशन लोगे बच्चों, कौन सा लोगे, ऐसा सॉल्यूशन जो कि H+ आयन को रिलीज करेगा। बात समझ गए। तो सॉल्यूशन बच्चों अपन ने ले लिया जो कि एसिडिक होगा, क्योंकि हम जानते हैं सभी एसिडिक सॉल्यूशन H+ आयन को देते हैं, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे तो क्या था बच्चों, जिंक और कॉपर के लिए तो लिमिटेड थे सॉल्यूशन, लेकिन हाइड्रोजन आयन की बात की जाए तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए बच्चों जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे अपन को, H+ आयन। H+ आयन जो रिलीज करेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं जिनमें एसिडिक सॉल्यूशन आता है। बात समझ गए बच्चों। तो इसका मतलब बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, ठीक है। उसके बाद प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और C मतलब कंसंट्रेशन जो कि कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन आप लोगे। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरह को डायग्राम देखोगे, डायग्राम को कैसे बनाते हैं। एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने क्या भर दिया बच्चों, HCl सॉल्यूशन भरा, जो क्या देगा, H+ आयन को रिलीज करेगा। HCl सॉल्यूशन बच्चों अपन ने लिया जो कि क्या है, 1 मोलैरिटी का होगा, 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लिया बच्चों अपन ने। यहाँ पे अपन ने देखा कि H+ आयन को रिलीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप, उसके बाद क्या किया गया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप देखो ये किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ से क्या है बच्चों, एक एंट्री दे रखी है जिससे हाइड्रोजन गैस अंदर जाएगी, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोड क्या है, गैसेस इलेक्ट्रोड है, हाँ कि नहीं, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस होगी। तो यहाँ से आप एंट्री करवाओगे हाइड्रोजन गैस की, जिसका प्रेशर कितना है बच्चों, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बात समझ गए मेरी। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि इसके नीचे की तरफ बच्चों एक छोटा सा पीस, मेटल पीस कनेक्टेड होता है, जो कौन सा होता है, प्लेटिनम का मेटल पीस होता है, जो डिटेक्ट करता है इसमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे जो ये वायर जा रहा है, वायर क्या होता है बच्चों, कॉपर का वायर, या कोई भी वायर हो सकता है जो आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होगा। बात समझ गए। इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के लिए हमने एक मेटल का वायर बच्चों यहाँ पे जोड़ दिया, जैसे कि कॉपर वायर भी आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है इतना, हाँ कि नहीं। और ये बच्चों पूरा क्लोज पैक है, जिसको अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जिससे वो उसके पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकता है। तो ये पूरा जो बच्चों डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है, आपका शी का डायग्राम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। रिडक्शन पोटेंशियल या क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। बात समझे। शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है आपका इलेक्ट्रोड, उसका डायग्राम अपन ने देख लिया। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है बच्चों। यहाँ पे देखेंगे ESRP निकालोगे, आपको पता है E किसके इक्वल होगा, माइनस का ESOP के। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, लेकिन उसका उल्टा अपोजिट। रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो ऑक्सीडेशन वाले के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होगा। और अपन को पता है अगर अपन इसके लिए निकालते हैं ये दोनों वैल्यू तो कितनी आती है बच्चों, 0.00 वोल्ट, जो हमने मान ली है, जो कैलकुलेट नहीं की गई है। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होता बच्चों, ये हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू इतना निकलेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बच्चों अपन ने देखा रिप्रेजेंटेशन, ये तो क्या था बच्चों, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आपने प्रॉपर्टीज देख ली, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि इसका डायग्राम कैसा होता है, डायग्राम में क्या क्या चीज़ें किस तरह से प्लेस की जाती हैं। और उसके बाद बच्चों लास्ट में आप लोगों ने देखा कि जैसे इसका SRP और SOP क्या होता है, 0.00, इसीलिए अपन उसको स्टैंडर्ड मान के इसके रेफरेंस में बाकी सबका पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बच्चों अपन क्या देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन। अब इस शी का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे तो देख सकते हो बच्चों, प्लेटिनम लिखा जाता है पहले Pt/H2 गैस और H+ मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। इसको अपन एक लाइन में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको इस तरीके से लिख के बताया जाता है बच्चों। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के अंदर जो हमने काम में लिया है वो प्लेटिनम हो गया पीस, जो काम में लिया आपने डिटेक्ट करने के लिए प्लेटिनम यहाँ पे आ गया। हाइड्रोजन गैस है इलेक्ट्रोड के अंदर और वो कितने पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन बता दी। और आपका H+ आयन जो सॉल्यूशन से मिलेगा उसकी पोलैरिटी भी अपन ने, कंसंट्रेशन को भी अपन ने 1 m से बता दिया। प्रेशर कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग इस सेल के अंदर इस तरीके से बता सकते हैं, शो कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों।